हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने स्टडी किया था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये नॉवेल है थॉमस हार्डी का। तो इसका हम लोगों ने स्टडी किया था, एक्सप्लेन भी इसका मैंने किया है और 3 कैरेक्टर्स भी इसके हो चुके हैं। गैब्रिएल ओ का कैरेक्टर मैंने लिखा दिया, बोल्डवुड का लिखा दिया और इसकी जो हीरोइन है इस नॉवेल की, यानी कि हम कह सकते हैं हीरोइन इसकी है बासवा एवरडीन। बासवा एवरडीन जो इसकी हीरोइन है उसका भी कैरेक्टर हमने लिखा दिया। हीरो, हीरोइन और बोल्डवुड 3 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। आज हमारा चौथा कैरेक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों। कैरेक्टर है सर्जेंट ट्रॉय का। सर्जेंट ट्रॉय, आप इसको इस नॉवेल का विलन भी कह सकते हैं। आप इसको विलन भी कह सकते हैं, खलनायक इस नॉवेल का। तो देख रहे हैं आप सर्जेंट ट्रॉय को, अगर देखेंगे तो देख देख लीजिए उसको। यहाँ पर उसकी एक फ़ोटो लगी हुई है और तलवार लिए हुए है। उसका जो ड्रेस है आप देख रहे हैं रेड कलर का है। ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अभी जब आप कैरेक्टर्स उसका लिखेंगे तो उसके पर्सनालिटी में आपको ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में और उस पॉइंट को हम लोग एक्सटेंस करेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी का कैरेक्टर लिखें तो पहला हेडिंग आपको जो डालना है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, देखिए। इन सर्जेंट ट्रॉय, हार्डी हैज़ डिपिक्टेड द कैरेक्टर ऑफ एन इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन हुज मेन कंसर्न इज टू इंट्रैप वुमेन। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और आराम से समझिए ताकि आप अपने मन से भी इसका कैरेक्टर लिख सकें। ओके, तो यहाँ कुछ वर्ड आप देखेंगे। जैसे दोस्तों एक वर्ड यहाँ पर आया है डिपिक्टेड। डिपिक्टेड मीन्स होता है वर्णन करना। ओके, और इररिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है गैर जिम्मेदार। इररिस्पॉन्सिबल माने क्या होता है, गैर जिम्मेदार। कंसर्न माने होता है यहाँ पर दिलचस्पी। वैसे कंसर्न की कई मीनिंग होती है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दिलचस्पी। और अगर आप एक वर्ड देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप, एक वर्ड है इंट्रैप। इंट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाना। ओके, और एक वर्ड आपको मैं बता देता हूँ उसके बाद। नो, अब शायद इसमें कोई वर्ड नहीं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर 4 वर्ड आप देखिए बेसिकली। डिपिक्टेड माने वर्णन करना, कंसर्न माने दिलचस्पी, इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार, और इंट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाना। अब देखिए इसकी अब मीनिंग देखते हैं। इन सर्जेंट ट्रॉय, यानी सर्जेंट ट्रॉय में, हार्डी हैज़ डिपिक्टेड, हार्डी महोदय ने वर्णन किया है, द कैरेक्टर चरित्र ऑफ एन इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन, एक गैर जिम्मेदार नवयुवक की। यानी कि जो थॉमस हार्डी महोदय हैं इन्होंने इसको एक गैर जिम्मेदार नवयुवक माना है। हुज, जिसका मेन कंसर्न, मुख्य दिलचस्पी, इज है टू इंट्रैप वुमेन, औरतों को फंसाने में। यानी कि सर्जेंट ट्रॉय का जो मेन दिलचस्पी है वो किस में है, लड़कियों को फंसाने में। यानी कि उनको अपने जाल में फंसाता है, उनसे प्यार का नाटक करता है, इंट्रैप करता है उसे उसे चाहे कोई भी वो लड़की हो, चाहे फैनी रॉबिन को ले लीजिए, चाहे फिर बासवा को ले लीजिए, उसने कहीं ना कहीं उनको इंट्रैप किया। ओके, बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त वी फाइंड सेवरल क्वालिटीज़ इन ट्रॉय, हम ट्रॉय में और भी क्वालिटीज़ यानी गुण पाते हैं। वी आर थ्रोइंग लाइट ऑन देम इन द फॉलोइंग लाइन्स, आइए हम उसके कुछ गुण पर प्रकाश डालते हैं। ओके, तो दोस्तों दूसरी हेडिंग आपको लिखनी है हिज पर्सनालिटी। हिज पर्सनालिटी मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा था, दिखने में कैसा लगता था, सुंदर था, गोरा था, कैसा था, हाइट कैसी थी, ये सब आपको डिस्कस करना रहता है पर्सनालिटी में। ओके, जैसे मैंने कहा
ट्रॉय हैज़ अ हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही खूबसूरत था और आकर्षक था। ही इज़ अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव था, बहुत ही आकर्षक था। इन हिज लुक्स, अपने दिखने में, यानी कि अगर आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, ऊपर से उसका चेहरा देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। एज वेल एज मैनर्स, और उसके तौर तरीके भी अच्छे हैं, यानी कि बोलने की जो तरीका होता है, मतलब स्पीकिंग मैनर्स उसका काफ़ी अच्छा है। ही लुक्स मैग्निफिकेंट इन हिज रेड यूनिफॉर्म एंड ब्रास मेडल्स, यानी कि जब वो ब्रास मेडल्स पहनता है और रेड यूनिफॉर्म पहनता है तो बहुत ही शानदार लगता है। हिज हाइट इज़ आल्सो गुड, उसका हाइट भी काफ़ी बढ़िया, मतलब उसका कद भी ऊंचा है। और हिज फेस इज़ रेड लाइक एन एप्पल, उसका जो चेहरा है वो एक सेब की तरह लाल है। तो इतना आप उसकी पर्सनालिटी में लिखिए, बहुत है। अगर आप थोड़ा सा और अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कि वो अपने पास एक शॉर्ट भी रखता है जो उसकी पर्सनालिटी को और निखारता है। ओके, अब चलिए देखते हैं तीसरी हेडिंग। तो तीसरी हेडिंग आपको सर्जन ट्रॉय के कैरेक्टर में लिखनी है हिज एजुकेशन एंड कंप्लिशमेंट। ओके, ट्रॉय कैन बी कॉल्ड प्रॉपरली एजुकेटेड एंड accomplished man, sorry, Troy can be called a properly educated and accomplished man। तो accomplished माने क्या होता है, इसका मतलब जान लीजिए। accomplished माने होता है निपुण, दक्ष। ओके, ट्रॉय कैन बी कॉल्ड, ट्रॉय को कहा जा सकता है ए प्रॉपरली एजुकेटेड, उचित रूप से शिक्षित, एंड accomplished मैन, और एक योग्य व्यक्ति। accomplished माने क्या होता है, योग्य या कुशल, निपुण, यानी कि वो बहुत ही एजुकेटेड था और निपुण व्यक्ति था। इन दिस रिस्पेक्ट, अगर हम शिक्षा की बात करें यानी इस संबंध में, ही इज़ हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स मीन्स होता है बहुत ही श्रेष्ठ। ये एक फ्रेज है दोस्तों, हेड एंड शोल्डर्स का अलग अलग मतलब ना निकालिए यहाँ पर, यह एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में, यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही इज ए हेड एंड सोल्जर्स, ये मुख्य है, श्रेष्ठ है, एबव द अदर कैरेक्टर्स इन द नॉवेल, अन्य कैरेक्टर की अपेक्षा जो नॉवेल में है, यानी कि नॉवेल के और कैरेक्टरों से इसकी तुलना करें शिक्षा के क्षेत्र में तो ये उनसे काफ़ी श्रेष्ठ है, यानी पढ़ा लिखा ज़्यादा है। ही हैज़ क्वाइट अ गुड नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसको अलग अलग कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच फ्लुएंट एंड स्वीटली, वो इंग्लिश बोल सकता है और साथ ही साथ फ्रेंच भी बहुत अच्छे से और मधुरता से बोल सकता है। हिज स्वीट टंग, उसकी मीठी जुबान, हिज रेडी विट, और उसका हाजिर जवाबी, उसकी मीठी जुबान और उसकी हाजिर जवाबी, एंड प्लीजिंग मैनर्स, और शानदार तरीका, चार्म, आकर्षित कर देता है हिज हियरर्स, उसके सुनने वाले को। यानी जब कोई सर्जन ट्रॉय से बात करता है तो वो व्यक्ति उसके चार्मिंग आकर्षण से मोहित हो जाता है, उसकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हो जाता है, एंड कंकर देयर हार्ट, और इस प्रकार सर्जन ट्रॉय उन सभी का दिल जीत लेता है, वो चाहे लड़कियां हो या फिर कोई पुरुष हो। पुरुष मतलब उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे उससे बात करना पसंद करते हैं, उसे लाइक करते हैं, और अगर कोई गर्ल्स है तो वो उसको लव करने लगती है, ऐसा मतलब उसका अट्रैक्शन है। ओके, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसके अंदर ऐसे गुण हैं जिसके वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। चौथी हेडिंग आपको ये डालनी है ट्रॉयज अर्ली लाइफ, मतलब ट्रॉय का जो प्रारंभिक जीवन है वो थोड़ा सा आपको लिख देना है, तो ये थोड़ा सा इंप्रेशन जाएगा। ट्रॉयज अर्ली लाइफ वॉज हैप्पी फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों तक इसकी लाइफ जो थी बड़ी खुशी से गुजरी। हिज फादर सेंट हिम टू कैस्टर ब्रिज ग्रामर स्कूल, इसके पिता ने इसको कैस्टर ब्रिज ग्रामर स्कूल में भेज दिया। वेयर ही एक्वायर्ड ए गुड नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, जहाँ पर इसने कई प्रकार के भाषाओं का अध्ययन किया। बट ही हैड टू गिव अप हिज स्टडीज ड्यू टू द इंडिफरेंस ऑफ हिज फादर,
लेकिन इसके फादर से कुछ थोड़ी सी बहस हुई और उसके कारण इसको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी। हिज फादर हैड स्टॉप्ड सेंडिंग हिम मनी, उसके पिताजी ने उसको पैसे देने से मना कर दिया। सो सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम, इसलिए परिस्थितियों ने उसको फोर्स किया, मतलब उस पर दबाव डाला, मजबूर कर दिया उसको। एंड ही बिकेम ए लॉयर्स क्लर्क, और वो एक वकील का क्लर्क हो गया। एक वकील का क्लर्क हो गया, मतलब वकील क्लर्क रखते हैं कुछ काम करने वाले, जो उनको फाइलें उठा करके देता है, लाता है, तो क्लर्क के रूप में नियुक्त हो गया। ओके, 5वीं हेडिंग में आपको लिखना है हिज स्किल इन फ्लैटरिंग वुमेन। फ्लैटरिंग मीन्स होता है किसी को फ्लर्ट करना, जैसे आप कहते हैं नहीं, जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था इंट्रैप, मतलब फंसाना। तो फ्लर्ट का मतलब भी कहीं ना कहीं धोखेबाजी, आप कह सकते हैं अपने जाल में फंसाना। ओके, तो उसकी स्किल कैसी है औरतों को फंसाने में, इसके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है। हिज स्किल इन फ्लैटरिंग वुमेन इज एक्सीलेंट, यानी कि औरतों को फंसाने में जो उसकी योग्यता है बहुत ही शानदार है, एक्सीलेंट है। ही हैज़ वंडरफुल नॉलेज ऑफ देयर साइकोलॉजी, उनके मनोविज्ञान के बारे में पूरी जानकारी रखता है। ही हैज़ अ वंडरफुल नॉलेज, बहुत अच्छी जानकारी है, ऑफ देयर साइकोलॉजी, उनके साइकोलॉजी के बारे में, यानी औरतों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या पसंद करती हैं, इसकी जानकारी सर्जन ट्रॉय को अच्छी तरीके से है। ही नोज, वो जानता है, दैट कि दे, वे लोग यानी औरतें, लव, पसंद करती हैं, टू हियर देयर प्रेज, अपनी प्रशंसा सुनना। सर्जन ट्रॉय को पता है कि अगर हम औरतों की तारीफ करेंगे तो वो ऐसा सुनना पसंद करती हैं। ही देयरफॉर यूजेस दिस वेपन टू कंकर देयर बॉडीज एंड सोल्स, इसलिए वो इस हथियार को यूज करता है उनके शरीर और उनकी आत्मा को जीतने के लिए। कौन से वेपन को यूज करता है, यानी प्रशंसा वाले वेपन को, यानी उन सब की वो प्रशंसा करता है ताकि उनके दिलों को और उनके बॉडीज को जीत ले। इट इज हिज स्किल ऑफ फ्लैटरी, इसकी धोखेबाजी का, या हम कहें इसके फंसाने का तरीका जो है उसी की योग्यता है। दैट ही चीटेड फैनी रॉबिन, जिसकी वजह से इसने क्या किया, फैनी रॉबिन को धोखा दिया, चीट किया। ही इंटाइसेस द रिच बादशबा, और उसने बादशबा को भी फुसला लिया। ही कॉल्स हर द क्वीन ऑफ द कॉर्न मार्केट, ये बादशबा को क्या कहता है, क्वीन ऑफ द कॉर्न मार्केट, यानी कॉर्न मार्केट की रानी बुलाता है, जिससे बादशबा इस पर मोहित हो जाती है। ही प्रेज्ड बादशबाज ब्यूटी, बादशबा की खूबसूरती का इसने प्रशंसा किया। एंड देयरफॉर शी फेल इन लव विथ ट्रॉय, और इसी कारण बादशबा ट्रॉय से प्रेम करने लगी। छठी हेडिंग आपको डालनी है दोस्तों, हिज लव फॉर बादशबा, बादशबा के प्रति उसका क्या प्यार था, कैसा था, सच्चा था, झूठा था, कैसा, ये आपको लिखनी है छठी हेडिंग, हिज लव फॉर बादशबा। लव इज नेवर ए सीरियस थिंग फॉर ट्रॉय, लव इज नेवर ए सीरियस थिंग फॉर ट्रॉय, ट्रॉय के लिए लव कभी सीरियस चीज़ थी ही नहीं, मतलब इसने कभी प्यार को सीरियस लिया ही नहीं। ही कैन ट्रांसफर इट एट हिज विल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, वो अपने प्यार को ट्रांसफ़र करता रहा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, एक से दूसरे तक, यानी कभी इससे प्यार किया, कभी उससे प्यार किया, फिर कभी किसी दूसरे से प्यार किया, अपने प्यार को ट्रांसफ़र करता रहा एट हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार, विल माने इच्छा। ही इज़ इन लव विथ फैनी रॉबिन, वो फैनी रॉबिन के प्यार में था, यानी फैनी रॉबिन से प्यार करता था। यट, फिर भी ही फ्लर्ट बादशबा, उसने बादशबा से प्यार किया, मतलब फैनी रॉबिन से प्यार करता था फिर भी बादशबा से प्यार कर लिया। ही वॉन्ट्स टू विन हर, वो उसको जीतना चाहता था, बादशबा को जीतना चाहता था, यानी उसे पाना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, वो अधिक खूबसूरत है, एंड मोर वेल्दी, और अधिक धनी है, देन फैनी रॉबिन के अपेक्षा। बादशबा जो थी फैनी रॉबिन से ज़्यादा धनी थी, उससे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो बादशबा को पाना चाहता था, उसको जीतना चाहता था। हिज लव हैज़ नॉट द सिंसियरिटी एंड डिवोशन लाइक गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक की तरह उसके प्यार में गंभीरता नहीं थी और त्याग नहीं था। ओके, ही मैरिज टू बादशबा, लेकिन
भाग ने साथ दिया और उसकी शादी बादशाह से हो गई। बट सून सी नोज हिज बैड डीड्स, लेकिन शीघ्र ही बादशाह को उसके गंदे कार्यों के बारे में पता चल जाता है, बैड हैबिट्स के बारे में पता चल जाता है। एंड शी डिनाइज टू गिव हिम मोर मनी, और फिर वो उसको पैसा देने से मना कर देती है। ऐसा होता है कि जो बादशाह है, ये बादशाह इनको पैसा देती थी सर्जन ट्रॉय को, यानी अपने पति को, और सर्जन ट्रॉय उन पैसों को शराब पीने में या फिर घोड़ों की रेस में शर्त लगा करके खर्च कर देता था। लेकिन जब बाद में बादशाह को पता चला कि ये ऐसे पैसों को खर्च करता है तो उसने मना कर दिया। ही लेफ्ट हर एलोन, और इसलिए सर्जन ट्रॉय ने बादशाह को अकेले छोड़ दिया। देख सकते हैं किस तरह प्यार किया इसने बादशाह से। 7वीं हेडिंग आपको डालनी है हिज लव फॉर फैनी रॉबिन। फैनी रॉबिन के प्रति उसका क्या प्यार था, कैसा था। हिज लव फॉर फैनी रॉबिन हैज सम सिंसियरिटी इन इट, हालांकि कुछ सिंसियरिटी है, कह रहा है सम सिंसियरिटी, कुछ गंभीरता है, यानी कहीं ना कहीं फैनी रॉबिन से सच्चा प्यार करता था। वंस ही कॉल्स, यहाँ पर वन नहीं होगा वंस होगा, वंस एक बार, ही कॉल्स हर इन ए चर्च टू मीट हर, एक बार ये फैनी रॉबिन को किसी चर्च में मिलने के लिए बुलाता है, यानी शादी करने के लिए बुलाता है फैनी रॉबिन को। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, सी गोज, यहाँ पर गोज होगा, टी नहीं होगा, गोस्ट नहीं होगा, सी गोज टू रॉन्ग चर्च, वो रॉन्ग चर्च में चली जाती है। फैनी रॉबिन रॉन्ग चर्च में पहुंच जाती है। व्हेन ट्रॉय मीट्स हर आउट ऑफ चर्च, जब ट्रॉय उससे मिलता है बाहर, यानी जब फैनी रॉबिन रॉन्ग चर्च में चली जाती है, फिर वहाँ से उसको पता चलता है कि ये दूसरा चर्च है, तो फिर फैनी रॉबिन वहाँ से भाग करके दूसरे वाले चर्च में जाती है जहाँ ट्रॉय उसको बाहर ही मिलता है, तो उसको बहुत डांटता है। ही कॉल्स हर, वो उसको डांटता है फॉर नॉट कमिंग एट राइट चर्च, सही चर्च में ना आने पर। उसने कहा तुम किस चर्च में चली गई, मैंने तुम्हारा यहाँ इंतज़ार किया, तुम नहीं आई, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ही डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड फैनी रॉबिन, उसने फैनी रॉबिन को समझने का प्रयास ही नहीं किया। फैनी रॉबिन उससे कहती रही सर्जन ट्रॉय से कि मुझसे गलती हो गई, मैं रॉन्ग चर्च में चली गई थी, लेकिन उसने समझने का प्रयास नहीं किया। ही लेफ्ट हिम अलोन इन मदरहुड, उसने उसको भी अकेला ही छोड़ दिया। मदरहुड यानी मदरहुड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो माँ बनने वाली थी फैनी रॉबिन, तो उसको छोड़ दिया। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, फैनी डाइड, फैनी की मृत्यु हो जाती है। व्हेन ही केम टू नो, जब सर्जन ट्रॉय को पता चलता है दिस इवेंट, इस घटना के बारे में कि फैनी रॉबिन मर गई, ही बिकेम सैड, तो बड़ा दुखी हो जाता है। एंड किस्ड द डेड बॉडी, और जब वो डेड बॉडी को देखता है तो उसको किस करता है, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फैनी रॉबिन के प्रति इसका प्यार सच्चा था। 8वीं हेडिंग आपको डाल देनी है हिज बैड हैबिट्स, उसकी गंदी आदतें। अब मैंने आपको पहले बताया कि एक तो उसकी जो ड्रिंकिंग करने की आदत थी वो बहुत ही गंदी थी, और दूसरी वो घोड़ या हम कह सकते हैं जो घोड़ों का रेस होता था, हॉर्स रेसेस, ओके, उनको देखता था, उनमें शर्त लगाता था। तो ये 2 हैबिट इसकी बहुत ही गंदी थी। और तीसरी हैबिट तो आप जानते हैं कि वो इंट्रैप करता था, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। तो हिज लव ऑफ ड्रिंकिंग इज़ वेरी मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है बैड हैबिट में, कि वो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करता था। ड्रिंकिंग के प्रति जो उसका प्यार था वो सबसे बड़ी विशेषता है। हिज लव ऑफ ड्रिंकिंग इज़ सो स्ट्रांग, उसकी ड्रिंकिंग के प्रति जो प्यार था इतना स्ट्रांग था दैट कि ही डज नॉट केयर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बासबास ग्रेन बाय रेन एंड स्टॉर्म अबाउट विच गैब्रियल गिव्स हिम वार्निंग, उसे बादशाह के अनाजों की भी चिंता नहीं थी, उनके बर्बादी का, रेन से और स्टॉर्म से, यानी बारिश से और तूफान से बर्बाद होने का जो खतरा था बादशाह के अनाजों को, उसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। गैब्रियल ओक ने वार्निंग दी थी कि आज रात को तेज़ आंधी तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, इसलिए बादशाह के अनाजों को सुरक्षित कर दिया जाए। लेकिन इस पर सर्जन ट्रॉय ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चिंता ही नहीं थी कि बादशाह का ग्रेन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हिज लव ऑफ हॉर्स रेसेस इज़ आल्सो अनदर बैड हैबिट्स, उसका जो
घोड़ों के रेस के प्रति प्यार था, वो भी एक गंदी आदत थी। ही गोज़ टू बट्स माउथ, यहाँ पर बट्स होगा, BUDS होगा। देखिए स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, चूँकि ये टाइप करना पड़ता है इसलिए कहीं कहीं छूट जाती है स्पेलिंग, तो उसको आप संशोधन कर लीजिए, BUD होगा फिर, और सब सही है। ही गोज़ टू बट्स माउथ, वो बट्स माउथ जाता था, एक क्षेत्र का नाम है, वहाँ जाता था। एंड बेट्स, और शर्त लगाता था, वहाँ पर जा कर के वो शर्त लगाता था। बाय डूइंग सो, ऐसा करके ही रेकलेसली स्क्वेंडर्स द प्रीशियस पाउंड्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पति का जो मूल्यवान पाउंड्स है यानी पैसा है, इंग्लैंड में पैसे को पाउंड्स कहते हैं, जो मूल्यवान पैसा है उसको स्क्वेंडर्स कर देता था, खर्च कर देता था। बादशाह ट्राइज टू स्टॉप हिज बैड हैबिट्स, बादशाह ने उसकी इन गंदी आदतों को रोकने का प्रयास किया, बट फेल्स, लेकिन वो फेल हो गई, रोक नहीं पाई। इन कंक्लूजन, यानी जब कंक्लूजन आप लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, इन कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, वी डोंट फॉर्म ए गुड ओपिनियन, कि हम कोई अच्छा विचार नहीं रखते हैं आप ट्रॉय के बारे में, आफ्टर रीडिंग द नॉवेल, नॉवेल को पढ़ने के बाद। यानी कि जब आप नॉवेल को पढ़ेंगे तो आप कभी भी इसके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, मतलब आपके दिल में अच्छा विचार आ ही नहीं सकता इसके प्रति, ये इतना बुरा व्यक्ति था। ही इज़ लो एंड डिबार्ड, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी। हॉलो एंड इनसिंसियर, बड़ा ही मतलब गंभीर नहीं था, इनसिंसियर था, हॉलो था, एकदम बेवकूफ़ आदमी था पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। क्राफ्टी एंड कनिंग, बहुत ही चालाक धूर्त आदमी था। प्लीजिंग हंटर, बड़ा ही चालाक शिकारी था। लग्जरी सीकर, और लग्जरी सीकर था मतलब बहुत ज़्यादा भोग विलासी व्यक्ति था। बोल्डवुड शॉट हिम, बोल्डवुड ने उसे मार दिया, लास्ट में उसको बोल्डवुड क्या करता है, मार देता है। वी फील दैट, और हम लोग को क्या महसूस होता है जब उसको मार देता है, ही डिज़र्व टू बी मर्डर्ड, कि वो इसी लायक था, यानी मर्डर किए जाने लायक ही था। एंड इवन मोर ब्रूटली, और इससे बुरा होता तो और भी अच्छा रहता, उसके साथ अगर मर्डर से भी कोई बड़ी घटना घटती तो और अच्छा रहता। तो ये रहा सर्जेंट ट्रॉय का कैरेक्टर। तो मैंने 4 कैरेक्टर लिखवा दिए हैं, और 4 कैरेक्टर्स में आपको एक कैरेक्टर ज़रूर मिलेगा। ओके, आप कैरेक्टर मैं नहीं लिखाऊंगा, आप 1-2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन है वो करा दूंगा, उसके बाद 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, फिर ये पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैकबेथ, उसके बाद देखेंगे आर्म्स एंड द मैन, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।